Did you? People send. Okay, fine. Now I have some of the doubts. I'll take them one by one. मैंने तुम्हारे यहाँ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम करा दिया है क्या? यस मैम, हो यस चुका है? मैम। Yes, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चल रहा है। हम लोग क्या चल रहा है? मतलब मुझे इलेक्ट्रॉनिक एग्जैक्टली कॉन्फ़िगरेशन प्लीज बी लाउडर. मैम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके ओके फाइन फाइन. मैं एक्चुअली कुछ दो बैचेस के बीच में कंफ्यूज हो गई थी. सो सी देयर इज अ क्वेश्चन इन अ हाइड्रोजन लाइक स्पीशी. ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी है. सो इन अ हाइड्रोजन लाइक species, okay, there is an electron who makes transition from fourth excited state to second excited state. ठीक है, there is a मैम transition. सेकंड एक्साइटेड, मैम एक्साइटेड नहीं है, सिर्फ सेकंड Please be स्टेट दिया। louder. You are not audible to me. मैम एक्साइटेड इज नॉट गिवन। बस क्या मैम बोल? एक्साइटेड Second state. Second state. सेकंड Sorry. स्टेट है मैम, स्टेट है। हाँ, ठीक है. Yeah. So we have to tell that 10 different spectral lines are observed. 10 different spectral lines are observed. 6 different spectral lines are observed. 6 different spectral lines are observed. Spectral lines are observed. I think ये multiple option correct question होगा. यस मैम, यस मैम। ठीक है. So number of lines in the Balmer series is 3. Number of Balmer lines they are telling us it is should be 3. And Ma'am, number of lines in the Passion series should be number of lines for the Passion series should be 2. तो ये अपने को solve करना है. So now do it yourself. Fourth Ma'am, excited state. 1 minute, let me finish बेटा. Fourth excited state का मतलब क्या हो जाएगा? N2 का वैल्यू कितना है? 5. 5. And second state का मतलब क्या हो गया? N1 का वैल्यू कितना है? 2. 2. So means अभी इसके लिए फॉर्मूला कराया था ना, n into n minus 1 वाला. यस मैम, तो यहाँ पे यस मैम। देखो n is equal to 2 हो गया, n is equal to 3 हो गया, n is equal to 4 हो गया और n is equal to 5 हो गया. तो how many orbits are involved? 4। 4. So number of lines का क्या फॉर्मूला था? m number of orbits involved into m-1/2। yes m minus 1 by 2. तो कितनी लाइंस इन्वॉल्व हो गई? मैम 6। 6 लाइंस. ठीक है, तो एक तो ऑप्शन ये सही हो गया. फिर बामर लाइंस क्या होती हैं? बामर लाइंस का मतलब होता है कहीं पर भी रहो लेकिन सेकंड पे लैंड करो. कहीं पर भी रहो सेकंड पे लैंड करो. तो क्या हो जाएगा? 5 से this, 4 से 2 and 3 से 2. हाउ मेनी बामर लाइंस वी आर गेटिंग? मैम 3। मैम बट आपने फॉर्मूला दिया था कि m-2 मैंने कर कब देंगे। फॉर्मूला दिया था बेटा? मैम बाल्मर लाइंस के लिए m-2 कर देंगे। तो वो तब दिया था ना जब n is equal to 1 इंक्लूडेड भी था. अच्छा ओके मैम, ये मैंने लिखा नहीं। ठीक है, फाइन. और हाँ यस मैम। अभी ये तो तुम्हारा स्ट्रेट फॉरवर्ड ही हो रहा है. ठीक है, हाँ ठीक है मैम, मैं और गलत समझ पैशन गया। लाइंस के लिए भी अगर अपने को करना होगा मैम 2, मैम 2। यस. तो यहाँ पे पैशन क्या होती है? जो थर्ड पे लैंड करे कहीं से भी आए. सो दिस विल बी 2 पैशन लाइंस. नाउ इज इट क्लियर? यस मैम, इज इट क्लियर। क्लियर? यस। तो अभी मतलब वो फॉर्मूला तब के लिए है जब आपका n is equal to 1 भी इंक्लूडेड है. अगर तुम ओके इस मैम, एग्जाम्पल को देखोगे ठीक से जाके तो देखो ये चीजें ना तभी समझ में आती हैं जब आप क्वेश्चंस करते हो. जैसे तुमने ये क्वेश्चन किया तो ये डाउट आया तो सबके लिए क्लैरिटी बनी. दैट्स व्हाई आई टेल यू कि डाउट जितना क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना तुमको ही बेनिफिट, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी. ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. तो एक क्वेश्चन और है. आई थिंक ये पैकेज प्रिंटिंग से पता चल रहा है शायद पैकेज का ही क्वेश्चन है. तो फिर देख लेते हैं. The wavelength of certain Paschen line is 1093.6 nanometer. Okay, what is the value of n? What is the value मैम of n? सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व करके देख लेते हैं. वैल्यू ऑफ n मतलब कहाँ से है? सो पैशन लाइन के लिए फॉर्मूला क्या होगा? 1/λ is equal to RH and this will be how much? 1 upon पैशन के लिए n1 की वैल्यू कितनी रहती है? 3।
3 और ये हो जाएगा n का स्क्वायर, ठीक है। एंड देन ये हमें दिया ही हुआ है 1093.6 नैनोमीटर्स में दिया हुआ है, तो 10 रेज़ टू द पावर -9 हो जाएगा। एंड RH की वैल्यू होती है कितनी, 1.09। अगेन यू कैन से 73 इंटू 10 रेज़ टू द पावर कितना, सॉरी माय मिस्टेक, एक गड़बड़ सा लिख दिया मैंने, ये हो जाएगा मैम n की वैल्यू 7 होगी शायद। यस 10, अगर मीटर्स में करना चाहते हो तो 7 होगी, 7 सेंटीमीटर्स में हाँ मीटर इनवर्स। एंड देन दिस इज 1/3 का स्क्वायर एंड -1/n का स्क्वायर। अब देखो इसमें मेरा कोई रोल नहीं रह गया है, मैथ्स वालों का रोल रह गया है। अब मैथ्स को यूज करो, सॉल्व करो। और n की जो वैल्यू है कैसी होनी चाहिए, होल नंबर में होनी चाहिए। मैम 99/2 अगर तुम्हारी नहीं आ रही है होल नंबर में तो उसको राउंड ऑफ करो टू द नियरेस्ट होल नंबर। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? वैसे 99/2 आ रही सॉल्व n किया स्क्वायर। था? यस मैम, n स्क्वायर की वैल्यू, प्लीज बी लाउडर। मैम n स्क्वायर की वैल्यू 99/2 मतलब 7, n की वैल्यू 7 आएगी। आ गई थी n की वैल्यू 7? यस मैम, यस मैम। अच्छा थैंक यू। ठीक है ना अभी सबके लिए? मैम आंसर में 6 आ रहा है। भाई तुम कैलकुलेशन बेटा चेक कर लो, तो करना ओके ऐसा ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके मैम। ठीक है, अब मतलब मैंने तो पहले ही बोल दिया, इसमें मेरा रोल नहीं रह गया। तुम्हारी कैलकुलेशन जितनी अच्छी है उसके हिसाब से तुम्हें थोड़ा सा चेक करना पड़ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इज वेवलेंथ ऑफ बार्मर अल्फा लाइन, मैम फर्स्ट बार्मर लाइन, H alpha line is 6565 angstrom. Calculate beta line. अल्फा लाइन किसको बोला जाता है? मैम फर्स्ट बार्मर लाइन, मैम फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन। लाइन का वेवलेंथ। हाँ तो पहली लाइन जो होती है उसको अल्फा लाइन बोला जाता है। दैट मीन्स H अल्फा किसको रिप्रेजेंट करेगा, जब N1 की वैल्यू 2 हो और N2 की वैल्यू 3 हो। सिमिलरली बीटा लाइन का मतलब क्या हो जाएगा, N1 की वैल्यू तो 2 रहेगी लेकिन N2 की वैल्यू जो है वो कितनी हो जानी चाहिए, 4। 4। कैन यू फॉलो माय पॉइंट? ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना है, 16565 इज इक्वल टू सम कांस्टेंट r ही छोड़ देते हैं, इसको नहीं कैलकुलेट करते हैं, अपॉन क्या हो जाएगा 1/4 माइनस 1/9। अब इसको सॉल्व कर करके तुम r की वैल्यू निकाल सकते हो। यस ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लैम्डा ऑफ बीटा निकालना है, आर की वैल्यू यहाँ से पुट कर देना, तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा सॉल्व करने में। अगर 1.1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 5 तुमने खुद से पढ़ी रख दी तो कैलकुलेशन डोंट यू थिंक थोड़ी गंदी सी हो जाएगी? यस ठीक है, सो यहाँ पर उसी वे में इसको कर देंगे। तो यहाँ पर फिर उसके लिए क्या हो जाएगा, आर हम लोग पुराने क्वेश्चन से कर लेंगे और यहाँ पर 4 माइनस क्या हो जाएगा 16। कैन यू फॉलो? दोनों यस इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो ना? मैम ये अल्फा लाइन हमेशा फर्स्ट लाइन को शो करती यस, फर्स्ट लाइन को हम लोग अल्फा लाइन कहते हैं। है किसी भी सीरीज की। हाँ मैम किसी भी सीरीज की। यस, किसी भी सीरीज की फर्स्ट लाइन को अल्फा लाइन बोला जाता है, किसी भी सीरीज की। अल्फा बीटा गामा ग्रीक अल्फाबेट्स होते हैं ना, तो उसी वे में फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन और थर्ड लाइन, तो ये हो जाती है अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एंड सो ऑन। ओके ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। तो देन कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट में क्या है, नेक्स्ट पार्ट में है ओके, सो दिस इज आई थिंक किसी स्कूल बुक का क्वेश्चन है, लेट अस चेक। what is the atomic number of the element, atomic number of element x which would have become
such that the fourth orbit around would fit inside. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज इसको सब लोग ध्यान से सुनो. फिट इनसाइड फर्स्ट बोर ऑर्बिट. तुम्हें ये पता है ना कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो क्या होता है, एटॉमिक रेडियस कम होता है कि नहीं, बट कम होता है क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है. पीरियोडिक टेबल में शायद पढ़ा होगा. यस मैम. ठीक है, तो तुम्हें ये बताना है कि कौन सा एटॉमिक नंबर हम लें, कौन सा एलिमेंट लें, उसका क्या एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होना चाहिए कि उसका फोर्थ रेडियस फर्स्ट रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम के अंदर फिट हो जाए. ट्राई करो जरा, अच्छा क्वेश्चन है. मैम थोड़ा टाइम दे दीजिए, हाँ थोड़ा टाइम दे दीजिए. प्लीज बी लाउडर. मैम 16 है. मैम 16, मैम 16. 16. चलो लेट अस चेक Yes, हाउ. ठीक है, तो 16. हाँ बेटा, एक मिनट, लेट मी चेक इट 16. आल्सो वेदर यू आर डूइंग इट करेक्टली मैम और नरेंद्र, मैम ये नरेंद्र अवस्थी का क्वेश्चन है जहाँ तक. हाँ हाँ, मतलब ये काफी पॉपुलर क्वेश्चन है. नरेंद्र अवस्थी, मैम नरेंद्र अवस्थी का. ठीक है, so let us check it now. So see over here, if I go with this question, so what should be the radius of the some element? So I will write it will be some constant. वैसे तो तुम्हें पता है इसकी वैल्यू, बट इसकी जरूरत नहीं तो तुम स्किप भी कर सकते हो. some constant into n square, मतलब उन्होंने बोला है 16th का निकालना है अपॉन z, उसका एटॉमिक नंबर निकालना है. and what will be the radius of first atom, first मैम 0. it will be what 0.529. 0.529 बस मैम इतना ही into होगा 1 आंसर. का स्क्वायर, दैट इज 1 अपॉन z. तो ये होगा. अब ये दोनों इक्वल कर देते हैं, मैम मतलब Z उस एलिमेंट 16. का और इसको इक्वल कर देते हैं. तो अगर हम इसको इक्वल कर दे तो z की वैल्यू क्या आएगी? 16. तो 16. तो ये गलत हो जाता है, बताए ज्यादातर बच्चे इसमें क्या मार्क करके आएंगे? कितने लोगों ने बोला था 16 आंसर है? मैम मैंने. हाँ, तो इसमें ये मैम इसलिए 4 होगा गलत है. आंसर. 1 मिनट, क्योंकि वो इक्वल रेडियस की बात हो रही है. अगर हम z इज इक्वल टू 16 रखते हैं तो रेडियस इक्वल रहता है, अपने को उससे छोटा चाहिए. नीड स्मॉलर 25 रेडियस. आया. बाय स्मॉलर रेडियस सो दैट इट शुड फिट इनसाइड इट. फिट तभी होगा ना जब, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल तुम दो बैंगल्स ले लो, सेम साइज के होंगे, तो क्या वो एक दूसरे के अंदर फिट हो जाएंगे? नहीं फिट होंगे ना. बट अगर जब हम उसके छोटा एक वो लेंगे, छोटा रेडियस लेंगे, तभी फिट होगा. then only it will fit na. Did you get with the question? Yes Yes मैम. मैम. Yes. So check किसका smaller होना चाहिए. So you 20, can check 25. Ma'am, R 25. is inversely proportional to atomic number. तो हमारा जो fit in के लिए चाहिए, अगर हमें fitting condition चाहिए, तो हमारा Z should be smaller than Z should be greater than 16. Can you follow this? इसीलिए मैंने Yes. options लिखे थे. ठीक है, बच्चे बड़े एक्साइटेड होकर के 16 मार्क करके चले आते हैं, लेकिन कभी ऐसा गड़बड़ हुआ तो तुम समझ पाओगे ना. यस मैम. ठीक है, तो हमारे कीवर्ड्स, तो देखो ये सब चीजें तुम खुद से समझ सकते हो. ये चीजें तभी आती हैं, मतलब क्वेश्चन जो तुम्हारा बोर्ड का क्वेश्चन होता है वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है. वो सिर्फ ये पूछेंगे हाँ बताओ कितना इक्वल है. बट यहाँ पर आईआईटी क्या करता है, थोड़ा इसको ट्रिकी बना देता है बाय एडिंग सर्टेन वर्ड्स. लाइक यहाँ पर क्या वर्ड्स उसने ऐड कर दिए, जैसे फिट इनसाइड, तो उससे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा सा ट्रिकी बन गया. फाइन, तो यही डिफरेंस है बिटवीन अ बोर्ड एग्जाम एंड एन आईआईटी एग्जाम. एंड मतलब यही चीजें तुम्हें सीखनी है, और तुम मुझे बताओ ये चीजें कैसे तुम्हारे दिमाग में क्लिक करना स्टार्ट करेंगी कि हमें ये 16 वाले ट्रैप में नहीं पढ़ना है, वो नेगेटिव मार्किंग ले जाएगा. हमें 25 वाला करेक्ट आंसर है. तो हाउ विल यू कम टू नो अबाउट दीज थिंग्स? हाउ विल इट स्ट्राइक इन योर माइंड, जैसे मेरे माइंड में स्ट्राइक किया था? कैसे होगा बेटा ये चीज? क्योंकि इसके बिना तो तुम नेगेटिव करके चले आओगे, उल्टा नुकसान है. आता हुआ चीज भी नेगेटिव करके चले आओगे. बताओ कैसे आएगा ये सब?
And practice. यस, ओनली प्रैक्टिस इज द की। भाई कितना चीजें ड्यू टू लैक ऑफ टाइम या कुछ भी कह लो, ये सब चीजें क्लास में थोड़ी ना कराई जा सकती है। तो एक्सपेक्टेड है कि इंग्लिश के टर्म्स है तुम्हें पता होने चाहिए। तो विथ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस यू विल ओवरकम ऑल दीज मिस्टेक्स, क्योंकि हर बच्चे की मिस्टेक डिफरेंट टाइप की होती है। ठीक है, अब जितने जितने लोगों ने नरेंद्र अवस्थी से क्वेश्चन किया था ये वाला, डिड यू डू इट करेक्टली? Did you get this concept that time? अच्छा उस टाइम ठीक है। गलत किया होगा शायद, हाँ उस टाइम गलती किया होगा। हाँ, अभी समझा? यस मैम। ओके गुड। मैम उस टाइम बड़ा इजी क्वेश्चन लगा तो मैंने सोचा आंसर सही होगा। हाँ हाँ, लेकिन इजी भी ट्रिकी होता है, ये चलो समझ में यस आया। मैम, यस मैम। क्वेश्चन आईआईटी इजी है बट ट्रिकी है। ट्रिकी तभी समझेगा जब तुम ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, ऐसे क्वेश्चंस की ट्रिक्स को ओवरकम करने की कोशिश करोगे। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंड दैट इज द रीजन ना मैं तुमको इनकरेज करती हूँ एमसीक्यू ज्यादा सॉल्व करने में एज कम्पेयर टू सब्जेक्टिव, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, कैलकुलेशन उसमें गंदी होती है और हमारा एग्जाम कैलकुलेशन बेस्ड नहीं आता है। कैलकुलेशन अब कम कराई जाती है कंपैरेटिवली पहले के हिसाब से, बट दे मेक इट ट्रिकी, सो यू शुड नो द ट्रिक्स बाय सॉल्विंग देम। Okay, so now there is a question which says ionization energy. Please keep yourself on mute if you don't require it. It is creating a disturbance. Yes. किसी को तो कुछ बोल रहा था। मैम मैम असर्शन रीजन करने चाहिए। Please be louder, बेटा. Please be louder. मैम असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन अभी तो नहीं आते हैं, तुम अभी ओके स्किप कर सकते हो। Focus ओके more on first, only on multiple choice, single option correct. Then try to increase your level by doing other type of question. But पहली priority ये रखो कि सबसे पहले सिंगल ऑप्शन पे कमांड अच्छा कर लो। यस ठीक है, मतलब सिंगल ऑप्शन करोगे तो कॉन्सेप्ट ऑफ द चैप्टर विल गेट क्लियर। ओके, तो पहले उसको करो। पहले से ही अगर मल्टीपल पे चले गए तो वो थोड़े और ज्यादा ट्रिकी हो जाते हैं, तो उसमें फिर और बेटर अंडरस्टैंडिंग की जरूरत पड़ती है। सो दिस इज गिवन, हाइनाइजेशन ऑफ दिस इज 19.6 into 10 raised to the power minus 18 जूल पर एटम। ठीक है, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ फर्स्ट stationary state of lithium ion? ठीक है चलो करते हैं। सो हाउ विल वी डू इट? देखो जब भी क्वेश्चन में ना ऐसे कुछ दिया हो, वैल्यूज पहले से दी हो, तो इन्हीं वैल्यूज को यूटिलाइज करने की कोशिश करो। सो व्हाट इज इट? एनर्जी, हाउ इज एनर्जी रिलेटेड टू आयनाइजेशन पोटेंशियल? मैम नेगेटिव Minus ऑफ of Yes. Negative. So that means what will be the energy of helium ion if it is given over here? और उन्होंने बोला ही है कि मतलब हीलियम आयन से इलेक्ट्रॉन निकालना है। हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? हीलियम के पास Two. वैसे 2 होते हैं, उन्होंने Two. पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, मतलब उसमें से एक निकाल दिया है ना। Yes, ma'am. तो what will be, where is that electron placed? It is placed in which orbit? ground state. It is placed in which orbit? Ground state. First or First orbit only. And this is this, so what is the formula to find this? It will be some constant k into z square upon n square, यही formula होता है ना। yes, ma'am. and k की वैल्यू क्या हो जाएगी? k into z की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4/1। can you check this thing? Can you check with this thing? Have I done it correctly? Yes, ma'am. So if I put the value, so what will I get? K की वैल्यू क्या हो जाएगी? 19.6 into 10 raised to the power minus 18 upon 4. Can I write like this? Yes, ma'am. So now they are asking you for lithium ion. अब lithium के पास वैसे कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? lithium के पास वैसे कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 3 में से 2 चले गए, कितना बचा? 1. तो what is the stationary state of lithium?
n is equal to 1 or not? Yes. Ma'am, 2.25 into this बेटा ionization हाँ energy. ठीक है I know you people are very smart. Let us also do with the pace of the other students. So it will be also what? Z square upon n square. अब n की वैल्यू है 1 और z की वैल्यू हो गई 3. अब पुट कर दो के तुम्हें ऑलरेडी पता है इट इज व्हाट 19.6 into 10 raised to the power -18 upon 4 और z square हो गया 3 3s are 9 and this and it will be joule per atom. Now can you solve this further? Yes, ma'am. Maths रह Yes. गया. Ma'am, practice Process question. process समझ में आ गया. Yes, ma'am. So I'm very happy that you people are making an effort to do the questions. क्योंकि questions करोगे तभी तो doubts आएंगे. So I'm seeing that you are sending so many doubts. That means majority of जो please सो रहा है, please जो नहीं कर रहा है, please अपने आप को time निकालो because तब you can't question us, ठीक है, unless you give an effort. हम कोई मतलब वो medicine नहीं है ना कि घोल के पिला देंगे तुम्हें आ जाएगा. इवन इफ थ्योरी आती है तो एप्लीकेशन में उस थ्योरी को अप्लाई करने के लिए भी अपने को क्वेश्चन सॉल्विंग करना बहुत जरूरी है. तो थ्योरी पढ़ने के मतलब उतना फोकस मत करो, क्वेश्चन सॉल्विंग पे फोकस ज्यादा करो, ठीक है. क्वेश्चन क्योंकि तुम्हें को अपनी नॉलेज को क्वेश्चन सॉल्व करके ही रिप्रेजेंट करना है. वहाँ थ्योरी में लॉन्ग लॉन्ग आंसर्स नहीं लिख के आने हैं. ओके, सो फोकस मोर ऑन द क्वेश्चन सॉल्विंग पार्ट. फाइन. So now see over here, find the wavelength. अब ये खुद से कर लो भाई, ये तो बहुत इजी है. Find the wavelength of first line of helium ion spectral series whose interval between extreme line is 1 upon lambda 1 minus 1 upon lambda 2 is equal to 2.7451 into 10 raised to the power 4 centimeter inverse. What do you mean by extreme line? What do you mean by the term extreme Ma'am, line? मतलब infinity, first ma'am, line. last line. Infinity. Yes. Infinity, 1 by infinity. Yes. For extreme line का मतलब है between the first line and the last line का जो difference है ना, वो ये दिया हुआ है. मैम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे. हाँ, वो ये दिया हुआ है, ठीक है. सो वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइन निकालना है तो लैम्डा 1 की वैल्यू निकालनी है. अब ये भी नहीं पता है नहीं कौन सी सीरीज है, मतलब लाइमन है, बामर है, मतलब n1 की वैल्यू भी अपने को नहीं पता है. तो हम लोग कुछ भी मान के चलते हैं. सो सपोजिंग ये मेरा फर्स्ट लाइन है, ठीक है, ये मेरा फर्स्ट लाइन के लिए है. तो फर्स्ट लाइन का मतलब क्या हो जाएगा, व्हाट विल आई राइट द फॉर्मूला r एंड देन आई विल राइट n1 की वैल्यू मुझे नहीं पता है लेकिन Excuse me, n2 की. यस मैम R Z स्क्वायर होता है तो 4 लिखेंगे. हाँ तो लिख रहे हैं ना. पहले हम लोगों ने हाइड्रोजन के लिए हमेशा सॉल्व किया था तो वहां z स्क्वायर की जरूरत पड़ नहीं रही थी. यहाँ अच्छा, जरूरत okay. पड़ेगी. पहले हमने जितने क्वेश्चंस किए थे वो हमारे लिए हाइड्रोजन के लिए थे ना. कैन यू फॉलो नाउ? Yes ma'am, yes ma'am. तो वहां जरूरत नहीं पड़ रही थी. यहाँ हीलियम है तो यहाँ z स्क्वायर कर देंगे. अब ठीक है. Yes ma'am. और यहाँ पे 1 अपॉन लैम्डा 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी r एंड ओवर हियर आई विल राइट सिंपली n1 का स्क्वायर into 4 क्योंकि 1 अपॉन Yes, ma'am. इंफिनिटी इज 0. Yes, कैन यू ma'am. फॉलो दिस? सो नाउ दिस वैल्यू इज गिवन. अब देखो सिर्फ एक ही तो अननोन बचा रह गया है, दैट इज N1 की n1. वैल्यू नहीं. कैन यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ n1? Yes, ma'am. कैन यू सॉल्व दिस टू कैलकुलेट द वैल्यू r into 4? Yes, अगर मैं ma'am. कॉमन ले लूं तो यहाँ पे बचेगा n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n1 प्लस 1 का स्क्वायर एंड माइनस 1 अपॉन लैम्डा 2 का मतलब n1 का स्क्वायर एंड दिस हैज टू बी मैम कट इक्वल. गया है तो क्या बोल रहे हो बेटा? 1 by n square कट गया. प्लीज बी लाउडर बेटा. Can you see this and this will get cancelled but still you Yes, can ma'am. solve for n1?
Can you calculate the value of n1? मैम यहाँ पे Yes, n2 ma'am. n1 plus 1 कैसे है? Beta, be louder. You're not audible to me. Please, everyone, try to be louder. How will I come to know what you're speaking? मैम यहाँ पे n2 की वैल्यू n1 plus 1 कैसे है? क्या? क्योंकि भाई फर्स्ट लाइन का मतलब क्या होता है? पड़ोसी से आना ना। अगर n1 1 है तो ये n2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? Yes, ma'am. +1 ही तो करोगे तो ये 3 है, तो अगर ये पैशन लाइन है तो ये 4 हो जाएगा। अब जब तुम n1 कैलकुलेट कर दोगे तो डिपेंडिंग अपॉन n1 इट कैन बी लाइमन, बामर, पैशन, ब्रैकेट, फोन, एनीथिंग। फाइन। सो कैन यू फाइंड द फर्स्ट लाइन आफ्टर दैट? Yes, ma'am. Yes, सॉल्व हो ma'am. पाएगा भी? तो कैन आई लीव द मैथमेटिकल पार्ट टू यू पीपल? Yes, ma'am. Yes. ओके, नाउ सी, ये देखो, ये प्लेइंग विद ग्राफ्स, ठीक है। प्लेइंग विद ग्राफ्स, तो देखो जनरली बच्चों को ना प्रॉब्लम आती है ग्राफिकल क्वेश्चंस में। तो ग्राफिकल क्वेश्चंस जब भी आते हैं, मतलब ये फ्यूचर के लिए भी बता दे रहे हैं कि जब भी तुम्हारे पास ग्राफिकल क्वेश्चन आए तो कुछ चीजें ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर ग्राफ्स के क्वेश्चंस आते हैं तो कुछ चीजें अपने को ध्यान रखनी है। वो क्या रखनी है वो हम लोग कर लेते हैं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, कभी भी अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन आता है जिसमें डायरेक्ट रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशनशिप, तो दो ही तरीके की चीजें हो सकती हैं, या तो डायरेक्ट रिलेशनशिप हो या फिर क्या हो, क्या कैसी रिलेशनशिप्स होती हैं? इनवर्स रिलेशनशिप एंड डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है कि नहीं होती है? Yes, ma'am. So there can be two possibilities. Either I can have an inverse relationship or a direct relationship. ठीक है? So if I have a direct relationship, so जैसे direct relationship means what? A is proportional to X, or you can say like this: we have Y plane and the Y axis and the X axis. So on the coordinate plane, we can say Y is proportional to X. Y is proportional to X. इसको तुम हटाओगे तो will you write it like Y is equal to KX? Yes, ma'am. So this generally terms to the equation of the straight line. ओके ये जनरली जो होता है ये अपने को इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन देता है, क्योंकि तुम इसको y इज इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर कर सकते हो। डायरेक्ट रिलेशनशिप जनरली गिव्स यू अ Yes. स्ट्रेट लाइन। अब डिपेंड करता है कि तुम्हारा जो स्लोप है, ओके, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, ये है। अब डिपेंड करता है कि जो तुम्हारा स्लोप है, स्लोप अगर पॉजिटिव हुआ तो हमारी लाइन किधर जा रही होगी? अपवर्ड जा रही होगी। और अगर स्लोप नेगेटिव हुआ तो क्या हो जाएगा? लाइन कैसे आएगी? Downward. कैन यू गेट इट? Decreasing. Decreasing ऐसे graph. और ये ऐसे। हाँ बोलो। हम decreasing graph. हाँ ठीक है, कैन यू गेट इट? तुमने ये चीजें करी थी ना Yes, ma'am. ज्योमेट्री में, किया सॉरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किया होगा ये थिंग्स। इज इट फाइन? Yes, ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. If you have an indirect relationship, supposing I say y is inversely related to x, or you can say y is given as k upon x, what does this mean? कि y की वैल्यू ज्यादा होगी तो x की वैल्यू क्या होगी? कम कम होगी। और x की वैल्यू ज्यादा होगी तो y की वैल्यू कम होगी। कम होगी। तो you will get an curve, not a straight line. You will always get a curve, which is called as what? It is called as a Decreasing curve. decreasing curve. Decreasing curve. Can you get this thing? Yes. Okay. Yes. And lastly, अगर supposing कभी ऐसा कुछ आ जाए y is proportional to x square, एक मतलब मैम पैराबोला। पावर 1 है और एक का स्क्वायर है, so this is called as a parabola. Parabola. तुम लोग अभी Yes, ma'am. मैथ्स में पढ़ोगे तो व्हाट इज अ पैराबोला? मतलब y का वैल्यू 1 है तो x का वैल्यू 1 स्क्वायर हो गया, y का वैल्यू 2 है तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? Y सॉरी, की x का value वैल्यू next 2 की है तो value y का वैल्यू 4 हो 4. जाएगा, x का वैल्यू 3 होगा तो y का वैल्यू 9 हो जाएगा। सो ये कैसा आता है? ये ऐसा आ रहा है, ठीक है। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज अ पैराबोला, समथिंग लाइक दिस। कैन यू फॉलो दिस? Yes, कैन यू ma'am. फॉलो Yes. दिस? ठीक है। Yes, ma'am.
तो अब सपोजिंग हमें कुछ कर्व्स दिए जाते हैं, तुम्हें अब ये 3 चीजें ध्यान रखनी है और इनके बेसिस पे मुझे बताना है कि कौन सा कर्व सही आ रहा है। ठीक है, 3 चीजें ध्यान रखनी है एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी हैव टू प्रेडिक्ट व्हिच कर्व इज marked correctly. Now supposing this is v versus n, what does v versus n represent? x axis पे velocity है और n x axis sorry y axis पे velocity है और x axis पे number of orbit है। ठीक है, then we have another one which is something r and n. Then we have the next one that is like this is potential energy, and we have the last one coming to be kinetic energy versus n. So ये हमारा ऐसा है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करना है, बहुत इजी है, बिल्कुल दिमाग मतलब बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है इसमें। नाउ सी व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी, हाउ डू यू कैलकुलेट वेलोसिटी? Inverse relation of मैम that. बी ऑप्शन Velocity सही is होगा equal मैम, to बी k ऑप्शन। into z upon n. Can you recall it? Yes. यस मैम, That मैम बी means ऑप्शन। velocity और n का जो रिलेशनशिप है वो कैसा है? Inverse. इनवर्स रिलेशनशिप स्ट्रेट लाइन आती है या कर्व आती है? Curve. कर्व। तो यहाँ तो स्ट्रेट लाइन बनाई है, मींस इट इज अ करेक्ट थिंग और इनकरेक्ट थिंग? इनकरेक्ट। इनकरेक्ट। कैन यू गेट इट? यस मैम। Yes. अब रेडियस का फॉर्मूला याद करो, इट वाज व्हाट 0.529 एन स्क्वायर into बाई n square upon z, मतलब मैम ये r सही और है। n square का रिलेशनशिप कैसा है? एक 1 पावर हो एक स्क्वायर हो जाए तो कैसा Parabolic. आता है? पैराबोला। तो देखो अगर n पॉजिटिव होगा तो r भी पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा? यस मैम। Yes. So what will be the way of the curve? Like this? Is it यस correct? मैम। यस मैम, करेक्ट। ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी। एंड व्हाट इज टोटल एनर्जी? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टोटल एनर्जी? इट विल बी व्हाट 2 into माइनस के साथ आएगा कि नहीं आएगा? Yes. 13.6 into z square upon n square, यही फॉर्मूला है। यस मैम। So what is it? Potential energy is directly proportional to 1 upon n square होगा। यस मैम। चेक करो। एंड कैन आई से इट इज पोटेंशियल एनर्जी इज क्योंकि यहाँ पे देखो y x एक्सिस पे 1 अपॉन n है, तो 1 अपॉन n को अगर मैं x लिख लूं, so can I write it is equal to minus of x square? Yes. यस मैम। ठीक है, तो देखो माइनस ऑफ x square मतलब y की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी फॉर पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ मैम दिस 1 इज by करेक्ट। n। सो देखो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा कि नहीं आएगा? Yes. यस मैम। इज इट अ मल्टीपल? आई थिंक इट इज अ मल्टीपल ऑप्शन, करेक्ट। तो ये वाला देखो ग्राफ मैम भी सी सही आ रहा करेक्ट है, है। मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट है ना क्वेश्चन? इज इट फाइन नाउ? लेकिन काइनेटिक एनर्जी कैसी होती है? पॉजिटिव होती है, तो हम क्या लिखेंगे? 13.6 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। कैसा रिलेशनशिप आ रहा है? इनवर्स रिलेशनशिप है। यस मैम। तो Yes. कर्व कैसा आएगा? इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग, मतलब n की वैल्यू बढ़ाते जाओगे तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कम होती जाएगी। देखो यही यस चीज आ मैम। रही है कि नहीं? काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। क्या 1 अपॉन n स्क्वायर है ना बेटा? Yes, ma'am. as you move away from the nucleus velocity decreases by मैंने बोला था तुमको, मरकरी 88 डेज में कर लेता है, अर्थ 365 डेज में करता है। वेलोसिटी कम हो रही है कि नहीं हो रही है? Yes, ma'am. तो काइनेटिक एनर्जी विल डिक्रीज आल्सो और नॉट? Yes. ठीक है, फिर से एक बार रिकॉल करके करने की कोशिश करना। डिड यू गेट हाउ टू सॉल्व द कर्व्स नाउ? Did you people get Yes, how to ma'am. solve the curve? थोड़ा प्रैक्टिस लगेगा, एक साथ नहीं हो जाएगा, बट थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे, कॉन्सेप्ट को याद रखोगे तो कर ले जाओगे। ऐसा भी डिफिकल्ट वाली चीज नहीं होती है। Did you get it now over here? Is it fine? Yes. यस मैम। Yes, ma'am.
Okay. चलो नेक्स्ट करते हैं। एक क्वेश्चन और है। अभी तुम्हें मैं आयनाइजेशन एनर्जी 1 2 3 नहीं निकालवाना सिखा सकती हूँ, सो आई एम लीविंग दिस पार्ट राइट नाउ। उसके लिए थर्मोडायनेमिक्स की जरूरत है, अभी नहीं कर सकते। Against de Broglie's wavelength, if delta V is a potential on the particle, which of the following relationship is correct? Oh, this is a very good question. Let us do this one also. See, what is given to us is uh, delta V of two particles A and B are plotted according मैम to अंडर रूट डेल्टा वी और मैम डेल्टा वी अंडर रूट under root V, sorry, ठीक है, where V represents the potential, where V is equal to the potential of the particle, जितना उसके ऊपर वोल्ट्स लगाया गया है उस पार्टिकल को एक्सेलरेट करने में। which of the following relation is correct about mass of the particle? Which of the following relation is correct about the mass of the particle? ठीक है, and we are given a curve which tells us delta V, sorry, under root V and de Broglie's wavelength का जो relationship है वो कुछ इस तरीके से आ रहा है। This is for B, this is for A, and over here we have MA is equal to MB. Here we have MA is greater than MB. C we have MA is less than MB, and MA is less than equal to MB। ठीक है, ये अपने को सॉल्व करना है। तो देखो मेरा तरीका क्या होता है, जब भी मुझे इस टाइप का कर्व आता है और मेरे को रिलेशनशिप निकालनी होती है तो मैं क्या करती हूँ, आई जस्ट टेल यू। सो यू नो एक्चुअली लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट, क्या फॉर्मूला लगाते हैं, 2m रूट के 2m 2m EV EV, याद आया, यस यस याद करो, ठीक है। सो टेल मी योर सेल्फ, अगर सब मैं क्या करती हूँ ऐसे क्वेश्चन में क्या करती हूँ, आई जस्ट ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस डिपेंडिंग ऑन द केस। सपोजिंग आई ड्रॉ अ लाइन विच शुड बी पैरेलल टू like x axis, so supposing I draw a line like this, what does this tell me, what does this tell me कि डेल्टा, सॉरी डेल्टा क्यों आ रहा है दिमाग में, स्क्वायर रूट ऑफ v जो है वो अंडर रूट v जो है वो कांस्टेंट हो गया। if I draw a line like this, don't you think delta v is यस under root v is constant for a and b, दोनों के लिए सेम वैल्यू होगी। कैन यू गेट दिस मच यस पार्ट? अब उस टाइम पर यहाँ पर जब हम जाएंगे तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, लैम्डा 8, जहाँ पे वो ए कर्व को कट कर रहा है वो डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ ऑफ ए पार्टिकल है, एंड हियर इट इज डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ ऑफ बी पार्टिकल। नाउ टेल मी योरसेल्फ अकॉर्डिंग टू द ग्राफ whose de Broglie's wavelength is greater, बी and what is the relationship between de Broglie's wavelength and mass? इनवर्स इनवर्स। इनवर्स तो इफ ये कम हो रहा है ये ज्यादा हो रहा है तो इनवर्स रिलेशनशिप में क्या होता है, ऑपोजिट हो जाता है कि नहीं हो जाता है? अगर लैम्डा कम है इसका मतलब मास ज्यादा होगा कि नहीं होगा? यस यस मैम कैन यू फॉलो द कॉन्सेप्ट? यस मैम ठीक है, अभी जिसको नहीं फॉलो हुआ मैं एक और तरीके से तुमको करके बताती हूँ। तो देखो सपोजिंग हम लोगों को फिर से वही कर्व दिया हुआ है, दूसरे तरीके से करके बताती हूँ, ठीक है। तो दूसरे तरीके से करके ऐसे बता देते हैं, यही हमारा कर्व है, ये ए डायग्राम है, ये बी है, ऐसे है, ये बी है, यहाँ पर अंडर रूट बी था और यहाँ डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ था। अब जैसे वहां पे मैंने एक्स एक्सिस के पैरेलल बनाई थी, कैन आई ड्रॉ इट पैरेलल टू वाई एक्सिस ऑल्सो? यस तो ये लैम्डा मतलब अब हमारा क्या चीज हो गया, अब हमारा लैम्डा कांस्टेंट हो गया क्योंकि हमने उसके लिए पैरेलल बनाया। बट यहाँ पर क्या चेंज आ रहा है,
ये देखो जहां पर इसको कट कर रहा है, ए ग्राफ को कट करेगा, वी विल से दैट इज द पोटेंशियल ऑफ ए पार्टिकल एंड दिस इज द पोटेंशियल ऑफ बी पार्टिकल. नाउ फ्रॉम द कर्व टेल मी which is greater, which is greater? Potential of B particle. B B under particle root is VB. greater than this of this. अब बताओ lambda अपना दोनों the particles का same आ रहा है, and what is the relationship? What is the relationship? Lambda, if it is same, so it will be h upon under root of 2m E A particle E times of B A particle, and then over here ये है तुम्हारा 2m B particle E times of B B particle. अब बताओ ये वैल्यूज कब इक्वल हो सकती है, क्योंकि VA और VB तो अनइक्वल है, ये वैल्यूज कब इक्वल हो सकती है? मास में क्या रिलेशनशिप होना चाहिए? मैम MA बड़ा होगा MB से. हाँ, MA बड़ा होना चाहिए. कैन यू गेट माई पॉइंट? Yes मैम. Yes. Yes, ma'am. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 6 2 12 होता है, 4 3 12 होता है, ठीक है, दोनों चीजें मल्टीप्लाई करने पर सेम आती है, लेकिन खुद से चेक कर लो, अगर VA 2 लेते हैं तो VB को क्या लेना पड़ेगा? एक ज्यादा है तो एक कम है तो एक को ज्यादा लेना पड़ेगा, मतलब 4 लेना पड़ेगा. तो मास का रिलेशनशिप निकालते हैं, 12 का करना है लगभग, तो MA क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा, और MB को कम करना पड़ेगा. कैन यू गेट इट? मैम यहाँ पे चार्ज हम तो चेंज में डाल सकते फिर प्लीज बी लाउडर. हैं. मैम यहाँ पे चार्ज हम तो चेंज में डाल सकते हैं. बट उन्होंने हमें चार्ज का तो डिफरेंस बताया नहीं, तो हम क्यों जबरदस्ती को उसको लेकर के कॉम्प्लिकेट करें? कंसिडरिंग द चार्ज इज सेम. यस मैम. ठीक है, अदरवाइज हमें तो दो ही चीजों का रिलेशनशिप बोला जाए. कंसिडरिंग द चार्ज इज सेम बिकॉज इट इज नॉट बीइंग डिस्कस्ड इन द क्वेश्चन, कैन वी डू इट लाइक दिस? यस. Yes, ma'am. अभी सबको समझ में आ गई बात? Yes, ma'am. ठीक है, तो नाउ आई थिंक हमारे सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं. मैम हाँ बोलो. मैम एक डाउट था, वो मैं प्लीज बी पूछा था. लाउडर ऑल्सो. मैम मतलब एक कोई मान लीजिए एटम है. प्लीज बेटा थोड़ा लाउडर, एक्चुअली इतनी सारी वॉइसेस होती है ना, वो नहीं आती है. प्लीज ट्राई टू कम नियर टू द माउथ पीस. मैम अगर कोई एक एटम है हाँ, और तो फिर उसका एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 4s और 3d दोनों आता है. 4s और 3d. हाँ, तो मैम इलेक्ट्रॉन पहले 4s से जाएगा कि 3d से जाएगा अगर रिमूव ऑब्वियसली कर रहे हैं? हु इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हु इज द वैलेंस शेल? वैलेंस शेल कौन होता है? जिसकी n की वैल्यू ज्यादा हो. यस मैम. तो किसका n का वैल्यू ज्यादा है, 4s का या 3d का? 4s का. तो निकलेगा कहाँ से? यस मैम 4s से. मैम कॉन्फ़िगरेशन में पहले लास्ट में 3d लिखते थे, इसलिए डाउट था. वो लिखने का बस तरीका है, बिकॉज जनरली वी राइट in the Aufbau's principle के format में, which means increasing order of energy levels. ठीक है, बट निकलेगा तो ऑब्वियसली पहले वैलेंस से ही ना, वैलेंस Okay, सबशेल से नहीं, वैलेंस एनर्जी लेवल से. ओके मैम. ठीक है, बिकॉज इट इज गोइंग टू बी लूजली बाउंड ओवर देयर. यस मैम. ठीक है, थर्ड वाला तो फिर भी स्ट्रांगली बाउंड होगा, बट उसकी एनर्जी ज्यादा है. ओके, नाउ Yes, ma'am. इज इट फाइन? यस मैम. So can you just recall and tell me what did we do in the last class? कॉन्फ़िगरेशन. Electronic configuration. Configuration. मैम हंस रूल. मैम हंस रूल. मैम अभी कॉन्फ़िगरेशन पूरा नहीं हुआ. हाँ बोलो. मैम कॉन्फ़िगरेशन करवा. अच्छा, मैंने तुमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबका लिखना सिखा दिया था 30 तक. यस मैम. Yes. ओके. मैम आपने 2 एलिमेंट छोड़ दिए थे. हाँ मुझे पता है, chromium इसलिए और तो मैं copper. पूछ रही हूँ. रुक जाओ, एक एक करके I'll just discuss. तो एक बार में तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं समझ में आता है कि आ गया है? Ma'am, doubts. आ गया. हाँ. आ गया समझ. Yes, what did you want to say? One at a time, please.
बोलो बेटा, क्या बोल रहे थे? कुछ किसी को नहीं बोलना। ओके हम एक फाइन। बार रिवाइज करा दीजिए, थोड़े डाउट्स आ रहे हाँ, थे इसलिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का हम लोग पार्ट कर रहे थे। तो अपने को बस ये ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है? अपने को ये ध्यान रखना है कि पहले 1s के 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल होने हैं, फिर क्या करना है 2s के 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, फिर 2p6 करना है, ठीक है? फिर कहाँ जाना है 3s2 पे जाना है, फिर कहाँ जाना है 3p6 पे जाना है। अब इतना पार्ट जो है तुम इसको शॉर्टकट में क्या लिख सकते हो? कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और आर्गन। किसके पास होते हैं? आर्गन के पास होते, तो इस शॉर्टकट में तुम आर्गन भी लिख सकते हो। अब टर्निंग पॉइंट क्या है? 3p और 3d के बीच में 4s आ जाता है, तो पहले 4s में इलेक्ट्रॉन जाएंगे और फिर 3d में जाएंगे। कैन यू गेट इट? कैन यू गेट इट? ठीक है। और अब फोर्थ ऑर्बिट के आने के बाद जनरली हमेशा ऐसा होगा कि s और p के बीच में d आ जाएगा। लाइक फॉर एग्जांपल 5s और 5p के बीच में कौन आएगा? 5s और 4D. यस 4D 5p के बीच में चेक करना आउट बाउस की वजह से कौन आएगा? 4d के 10 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सिमिलरली 6s, अब फिर से नया टर्निंग पॉइंट। पहले फोर्थ में एक टर्निंग पॉइंट आया कि s और p के बीच में d आता है, और 6 से एक टर्निंग पॉइंट ये आता है कि s और p के बीच में क्या आता है? d तो आएगा ही आएगा। कौन सा d आएगा? एक कम वाला 5D. d आएगा, और उसके साथ साथ अपने साथ 4f14 भी आएगा, ठीक है। 7s2 के बाद में 7p6 के बीच में कौन आएगा? d तो आना ही आना है, दिस, एंड उसके साथ साथ n-2 ये आना है। कैन यू फॉलो टिल हेयर? और ये टोटल काउंट कर लो तो 118 हो रहा है। तो अब इससे ज्यादा की कॉन्फ़िगरेशन अभी मैं नहीं करा रही हूँ। बट अगर बाई चांस मुझसे कोई पूछ लेता है विच सबशेल विल कम आफ्टर 7p, which subshell do you think will come after 7p? मैम 8s 8s। 8s और फिर 8p के बीच में कौन आएगा? 8s। 6f and 70. 7d. 6F and 7D. Yes. Can you get it? Yes, ma'am. Yes. यहाँ तक क्लियर हुआ? Yes, ma'am. कोई प्रॉब्लम? मैंने जो 7 और No, 5 ma'am. लिखा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। प्लीज बी लाउडर। मैम ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 6 4 5 इज लिखा हुआ है, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। बेटा ये n का रेडियस, तुम लास्ट क्लास में नहीं थे क्या? मैम था लेकिन आपने एनर्जी कहा लेवल ये क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ ऑर्बिट, क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्बिट इज डिवाइडेड इनटू सबशेल्स ना। यस मैम। ठीक है, अभी हुआ? समझ में आया? क्लियर हुआ? यस मैम। ओके, तो यहाँ तक क्लियर हो गया था सबको? Yes. Yes, ma'am. ओके, सो देखो प्रॉब्लम क्या आती है नाउ। सी नाउ यू कैन सी एज द वैल्यू ऑफ n increases, especially after the you can say fourth orbit, as the value of n increases, orbit starts overlapping. हमने ऑलरेडी किया था पहले की क्लासेस में Yes, ma'am. कि जैसे जैसे हमारा नंबर ऑफ रेडियस बढ़ता है तो उनके बीच में गैपिंग भी बढ़ती जाती है, कम होती यस जाती मैम है। यस याद आया? बट एनर्जी ओवरलैपिंग भी बढ़ती जा रही है, Yes, सेम ma'am. एनर्जी ऑर्बिटल्स आने यस लगते हैं। मैम तो क्या होता है अगर आपकी एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होती है, लाइक फॉर एग्जांपल आई विल टेल यू 1 मिनट, वेयर इज इट? फॉर एग्जांपल मेरा फर्स्ट ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट में रहने के लिए कितने एनर्जी की जरूरत है? 13.6। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब हम लोग हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, ठीक है। देन n इज इक्वल माइनस टू 2 में 3.4 रहने के लिए माइनस कितने? Minus 3.4 3.4 electron.
3.4। तो मतलब खुद से बता दो, अगर कोई इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में जंप करना चाहता है तो उसे कितने एनर्जी डिफरेंस की जरूरत पड़ेगी? 10.2 इलेक्ट्रॉन। 10.2 इलेक्ट्रॉन। यस। नाउ इफ द इलेक्ट्रॉन इज इन द थर्ड ऑर्बिट, उसे कितने एनर्जी की जरूरत पड़ने वाली है? 51 मैम minus 1.51 हाँ, 1.8 मैम हाँ, इट इज 1.8 माइनस 1.5 मैम इलेक्ट्रॉन। 1.8 चाहिए होगा शायद तक। फिर से चेक कर लो, चेक करो जरा, हो सकता है हमसे कैलकुलेशन एरर हो रही हो। तो यहाँ से सेकंड से थर्ड जंप करने के लिए कितने एनर्जी की जरूरत पड़ेगी? 2 कितने एनर्जी की जरूरत पड़ेगी? 1.9 इलेक्ट्रॉन। 1.9। 1.9 सो कैन यू सी ऑलमोस्ट 10 टाइम्स एनर्जी कम हो गई। yes ma'am ठीक है, एंड सिमिलरली मैं ज्यादा नहीं करा रही हूँ, बट n इज इक्वल टू 4 तक हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। तो यहाँ पर एग्जिस्ट करने के लिए कितने energy- 0.81 हाँ, तो ये 1.5 तो करेक्ट आया ना कैलकुलेशन से? यस मैम मैं Yes. वो बोल रहा था 1.9 को बोल रहा था। तो यहाँ पर देखो ये कितना एनर्जी का चाहिए होगा उसको, थर्ड से फोर्थ में जाने के लिए कितना एनर्जी चाहिए होगा? 0.7 इलेक्ट्रॉन। 0.79 यस। यस मैम। So can you see yourself, as the number of electrons as the number of subshell increases, energy gap decreases यस मैम। Yes. between orbits decreases। देखो 10 टाइम्स था, फिर डिफरेंस कम होता गया। ठीक है। एंड दूसरी सेकंड चीज क्या है, दूसरी बात ये है कि जो सबशेल्स है दे आर आल्सो ओवरलैपिंग। तो दोनों चीजें किसके लिए फेवरेबल है? दोनों चीजें फेवरेबल है फॉर शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन सबशेल टू अनदर सबशेल, डिपेंडिंग अपॉन कोई अगर अच्छी कंडीशन मिल रही है मतलब, तो वो क्या करेगा, इधर से उधर चला जाएगा। मतलब तुम्हारे घर में अगर रूम्स अवेलेबल है तो तुम्हें कहीं पर प्रॉब्लम हो रही है तो तुम दूसरे रूम में शिफ्ट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर शिफ्टिंग जो होना फर्स्ट ऑर्बिट और सेकंड ऑर्बिट में नियर टू डिफिकल्ट है, क्योंकि 10 टाइम्स एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। कैन यू गेट इट? तो ये दोनों conditions, as you move away from the nucleus, is favorable that electrons switch between the subshells. Can you follow till here? Can you follow till here? अब क्या होता है, जैसे you know nitrogen is highly stable. Can you give me the reason? Nitrogen is highly stable and oxygen is very reactive. What is the reason for this? Again, the reason is hidden in the electronic configuration. Now, if you write the electronic configuration of nitrogen, so it is going to be 1s2, 1 minute. 1s2 2s2 2p3 Yes, लिखो सब लोग अपने हिसाब से। में half filled electron Okay, so nitrogen is considered नहीं, तुम्हें पता है ये nitrogen is stable, N2 is stable. What is the reason? Again, this is hidden in the electronic configuration. If I write the electronic configuration of nitrogen, it is going to be 1s2 2s2 2p3. Okay, 2p3 means what? 1s2 का मतलब क्या हो गया? ये देखो ये है, यहाँ पर ये है, और यहाँ पर 2p3 का मतलब क्या हो गया? ये है। तो यहाँ पे किसी को भी ग्रजेस नहीं है एक दूसरे से, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हर एक सबशेल इक्वल है, हर एक ऑर्बिटल इक्वल है। देखो जैसे यहाँ पर क्या इक्वल है, मतलब मेरे अंदर भी विंडो सीट पे कोई बैठा हुआ है, तुम्हारे पास भी कोई विंडो सीट पे बैठा हुआ है, तुम्हारे पास भी विंडो सीट पे। किसी को ये फील नहीं आ रहा है अरे तुम्हारे पास ज्यादा लोग बैठे हैं, मेरे पास कम लोग बैठे, समथिंग लाइक दैट। कैन यू फॉलो टिल हियर? यस मैम। मैम स्टेबिलिटी होती है। Yes, ma'am. Are you people Yes, connected? ma'am. हाँ, तो देखो जैसे नाइट्रोजन है ना, क्या हो गया, इसमें किसी को किसी से ग्रजेस नहीं है, किसी ऑर्बिटल को दूसरे से, क्योंकि पी ऑर्बिटल में देखो सबके पास एक एक पर्सन है जो विंडो सीट को ऑक्यूपाई कर रहा है। तो फिर जो पी ऑर्बिटल है वो कैसे कितने इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्यूपाई कर सकता है मैक्सिमम? कितने कर सकता है? 6। सो यहाँ पर 6 का हाफ कितना होता है?
3. 3. So see over here half filled subshell आ गया है क्योंकि इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं. हाफ फिल्ड सबशेल का मतलब क्या है? किसी ऑर्बिटल को दूसरे से ग्रजेस नहीं है, बिल्कुल सेम कंडीशन पे हैं, एंड दैट इज द रीजन इट लीड्स टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी. इसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी अपने बाकी लोगों के हिसाब से थोड़ी सी बढ़ जाती है. जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग उसकी बात करें, जैसे ऑक्सीजन की बात कर लें, तो ऑक्सीजन अनस्टेबल होता है कि नहीं होता है? बहुत रिएक्टिव होता है. अनस्टेबल क्या मतलब हो गया? मतलब जल्दी रिएक्ट कर जाता है, क्योंकि उसको दिखता है अगर मैंने रिएक्ट कर दिया तो मेरी स्टेबिलिटी और बढ़ जाएगी. अब उसका रीजन क्या है वो भी देखो यहाँ से. तो ऑक्सीजन 8 होता है, 8 को लिखोगे तो कैसे लिखोगे? 1s2 2s2 2p4. 2p4 का मतलब क्या है? p4 का मतलब ये हो गया कि 3 ऑर्बिटल्स हैं जिसमें से ये सब ने तो विंडो सीट ली हुई है और इसने ये लिया हुआ है. डोंट यू थिंक पहले ऑर्बिटल को बाकी के 2 ऑर्बिटल से गुस्सा आ रहा है कि यार मेरे रूम पे तो 2 लोग रह रहे हैं और तुम लोग अकेले अकेले रह रहे हो और आराम से पैर फैला रहे हो. दिक्कत होती है कि नहीं होती है? मुझे एडजस्टमेंट करना पड़ रहा है और उसको नहीं करना पड़ रहा है. सो योर नॉन हाफ फिल्ड कंडीशंस are less likely to be stable. So that is why this is not an half filled condition. So that means it will not to be stable as compared to the half filled conditions. Can you follow this? Can you Yes, follow ma'am. this? ठीक है. बोलो. मैम अगर p ऑर्बिटल फुली फिल्ड हो जाएगा तो मैम वो मैम क्या? मैम अगर p ऑर्बिटल फुली फिल्ड हो जाएगा इसमें तो और एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी हो जाएगी, क्योंकि उससे क्या हो गया? अभी तो अनस्टेबिलिटी क्यों है? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में जा रहे हैं और ये वाला डिफरेंट जा रहा है, तो इसकी वजह से रिपल्शन आ रहा है. अनबैलेंस्ड फोर्सेस आर देयर, दैट इज व्हाई दे आर अनस्टेबल. बट अगर फुल्ली फिल्ड हो जाए तो सारी इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? देयर विल बी नो अनबैलेंस्ड फोर्सेस. Yes, ma'am. सो हु हैज द हाईएस्ट स्टेबिलिटी? Noble gas. Yes, fully filled orbitals have the highest stability, जो कि जो कि तुम्हारे noble gases में होती है. अभी समझा? fully filled orbitals होते हैं. And then कौन होता है? half filled orbitals, क्योंकि ठीक है जितना दुख मुझे है उतना दुख तुम्हें है. And then कौन होता है? others. Can you get it? यस मैम. ठीक है. Yes, ma'am. अब मुझे बताओ कितने तरीके के सबशेल्स होते हैं तुम्हारे पास? SPDF. SPDF. S, P, D and F. So tell me fully filled condition for S subshell या half filled condition for S subshell क्या होने वाली है? कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए अगर हम बोलना चाहते हैं? फुल्ली फील्ड के लिए 2, हाफ फील्ड के लिए 1. Yes. So 1 minute. Is it? हाँ. So यहाँ पे हम लोग लिखते हैं हाफ फिल्ड फिर फुल्ली फिल्ड. ठीक है. सो एस का हाफ फिल्ड कितना होना चाहिए? S1 एंड S2. P का हाफ फिल्ड 3. S3 and S6. then X6. D का हाफ फिल्ड 5. And D5. D5, fully D10. filled. Fully filled. F का हाफ फिल्ड F7, F14. 7 F14. ठीक है. तो अब क्या होता है? प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे अगर कभी कोई ऑप्शन ऐसा आ जाए कि हमारा एक इलेक्ट्रॉन किसी एक सबशेल से दूसरे सबशेल में जंप कर जाए और हाफ फिल्ड या फुल्ली फिल्ड सबशेल की कंडीशन आ जाए, ऑर्बिटल की कंडीशन आ जाए, तो क्या हो जाएगा? इट विल लीड टू द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी. एंड दैट इज द रीजन क्या होता है कि एज यू मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, जब n की वैल्यू बढ़ जाती है तो as value of n increases, electrons shift from one subshell to another if extra stable condition कौन सी है? M half filled and fully. Yes, एक्स्ट्रा स्टेबल कंडीशन. अगर स्विच करने के बाद उसको रियलाइज होता है कि अगर एक्स्ट्रा स्टेबल कंडीशन दैट इज ऑफ हाफ फिल्ड
एंड फुल्ली फिल्ड कंडीशन अगर पॉसिबल हो सकती है, मेरे जाने से ऐसा कुछ हो जाएगा तो वो लोग जंप करके चले जाते हैं, ठीक है। जैसे कि क्या होता है क्रोमियम के केस में, मैंने शायद क्रोमियम नहीं लिखवाया था तुम्हें, यस मोस्ट प्रॉब्ली नहीं लिखवाया होगा। तो क्रोमियम है एटॉमिक नंबर 24, अगर तुम वैसे लिखना चाहो तो तुम कैसे लिखोगे, आर्गन 4s2 3d4, विल यू राइट लाइक दिस और नॉट, यस 4s1 3d5 होगा। 4s2 3d4, ठीक है। तो अब 4s1 क्या होता है, इसको ये रियलाइज होता है थोड़ी देर बाद में कि अगर मेरा 4s का इलेक्ट्रॉन 3d में जंप कर जाए, अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन 3d में जंप कर जाए, अभी तो देखो 3d is not a half filled or a fully filled condition, but if the electron switches from 4s to 3d, if the electron switches its location from 4s to 3d, so see 4s will also become half filled and 3d will also become half filled, यस and that means, don't you think both of them are half filled, don't you think it is an extra stability condition? यस Can you realize this thing? यस मैम। तो क्रोमियम का कभी भी हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने को बोला जाता है तो हम 4s2 3d4 नहीं लिखते हैं, इसकी जगह क्या लिखा जाता है, 4s1 3d5 फॉर द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी फैक्टर। विल यू रिमेम्बर दिस? यस ठीक है, क्रोमियम का 4s1 3d5 ही लिखा जाता है, अगर तुमने उसको 4s2 3d4 लिखा तो वो गलत है। इज इट फाइन? Yes, ma'am. 29 एटॉमिक नंबर। ठीक है, हाँ। तो अभी ये याद रखना है कि कभी भी हमारा D4 नहीं आता है, D4 कभी नहीं लिखते हैं, ठीक है, याद रहेगा भी। यस यस ठीक है, सिमिलरली D9 नहीं लिखते, D4 एंड D9 नहीं लिखा जाता, क्यों नहीं लिखा जाता, रीजन सेम है, 4s से इलेक्ट्रॉन इस पे जंप हो जाएगा, सो दे आर नेवर रिटन। सिमिलरली अब F6 और F13 भी नहीं लिखोगे क्योंकि उसमें भी इलेक्ट्रॉन जंप कर करके एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी बना देगा, याद रहेगा। तो D9 किसका हो सकता है, जिसका एटॉमिक नंबर 29 हो, जैसे कि कॉपर का। तो कॉपर का वैसे तुम लिखने जाओगे तो क्या लिखोगे, आर्गन 4s2 3d9, लेकिन इसमें कोई स्टेबिलिटी कंडीशन नहीं आ रही है, अगर इससे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप कर जाए तो क्या हो जाएगा, इट विल बी, यहाँ से जंप कर गया, सॉरी माय मिस्टेक, 10. ये हो जाएगा 4s1 और इधर है तुम्हारा 1 2 3 4 और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 2। देखो दोनों ऑर्बिटल्स सेफ हो गए कि नहीं हो गए, ये एक हाफ फील्ड में कन्वर्ट हो गया और ये फुल्ली। एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आई कि नहीं आई? Is it there or not? Extra stability happened or not by the switching of electrons? Can you follow this? Can you follow this? Yes, ma'am. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, करेक्ट तरीका क्या है, वी विल राइट आर्गन 4s1 3d10। कैन यू गेट इट? गड़बड़ होती है बहुत ज्यादा, बी केयरफुल विद दिस। मैम 3d10। हाँ हाँ, एक मिनट बेटा, अभी क्लियर है? एक्सक्यूज मी मैम, यस। मैम आपने डी और एफ को बताया, पी के लिए कंडीशन नहीं होती है। हाँ, मैं वही एक्सपेक्ट कर रही थी कि तुम लोग पूछोगे वो चीज। तो क्या होता है, देखो एस अभी हम लोगों ने किया, एस और पी सबशेल के बीच में एनर्जी गैप बहुत ज्यादा नहीं है, यस मैम। यस मैम यस एनर्जी गैप इज वेरी हाई। ओके, देखो 4s और 4p के बीच में 3d आ रहा है, 5s और 5p के बीच में 4d आ रहा है, तो एनर्जी गैप बिटवीन s subshell and p subshell is very high. Due to this, electrons are not able to switch, and that is why अगर p subshell की बात करी जाए तो p2 exist करता है, p5 भी exist करता है, but
डी वाले केस में क्या था, अब इसी के बीच में तुम देख लो, डी और एफ बीच में डाल दोगे तो एनर्जी गैप लो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? एस Yes, और ma'am. पी के बीच में डी आता है ना, तो Yes. एनर्जी गैप डिक्रीजेस एंड दैट इज द रीजन उसमें इलेक्ट्रॉन्स की स्विचिंग होना पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, जैसे कार्बन होता है ना, कार्बन के लिए हम लोग, कार्बन क्या होता है, इट इज लाइक 1s2 2s2 एंड मतलब मैं एक्सपेक्ट ही कर रही थी ये डाउट होना चाहिए 2p2, बट अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से s से अगर यहाँ चला जाए तो दोनों हाफ फील्ड में हो जाएंगे कि नहीं? 2s1 2p3 हो जाएगा, हाफ फील्ड में हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? Yes, ma'am. बट द एनर्जी गैप इज टू हाई, इतना ज्यादा एनर्जी गैप है कि ये होते हैं, लेकिन कब होते हैं? जब ये एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, मतलब कार्बन को एक्स्ट्रा एनर्जी दे दो थ्रू एनी सोर्स, देन इट विल कन्वर्ट। रूम टेम्परेचर पे ये लोग एस से पी में स्विच नहीं कर पाते। डिड यू फॉलो Ma'am. माय पॉइंट? हाँ, Yes, ma'am. मैम P1 और P2 में ज्यादा स्टेबल कौन होगा? इसमें P1 और P2 में, अगर मान लीजिए P में एक इलेक्ट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन। उसमें कोई स्टेबिलिटी कंडीशंस का ऐसा कोई रूल नहीं है। ओके, मैं ओनली हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड। यस, उसी को ही हम लोग करते हैं, मतलब है भी तो आई एम नॉट नोइंग अबाउट इट बिकॉज इट इज आउट ऑफ माय सिलेबस। ओके, Okay, fine, so you can google Yeah. it for that thing, but over here because of high energy gap, because of the high energy gap, okay, switching of electrons is not possible at room temperature. Switching of electron not possible at room temperature. ठीक है, दे कैन स्विच, ऐसा नहीं कह रही हूँ कि नहीं कर सकते, बट उसके लिए एक्साइटेड स्टेट की जरूरत है। एक्साइटेड स्टेट मतलब तुम एक्स्ट्रा एनर्जी उसको प्रोवाइड करो। इज इट फाइन? Yes. ठीक है, तो ये वाला चीज। और इलेक्ट्रॉन निकलेगा भी कैसे, कहाँ से? इलेक्ट्रॉन निकलेगा भी जैसे अगर सपोजिंग मुझे बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस, अगर हम मेरे को करने को बोला जाता है, लेट अस डू इलेक्ट्रॉनिक configuration of ions। ठीक है, सो जैसे फॉर एग्जांपल मुझे बोला जाता है स्कैंडिनियम का लिखो, चलो पहले स्कैंडिनियम लिखो। स्कैंडिनियम एटॉमिक नंबर 21 है, सब लोग लिखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लिखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो स्कैंडिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम लिखने जाओगे तो क्या हो जाएगा? मैम आर्गन 4s2 3d1। Yes, ठीक है, तो if you want to write it in that ways, you can write it in that ways, or we can write it like it will be 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, फिर क्या आता है 4s आता है, 4s कितने लेता है? 2 लेता है, ठीक है, और बचा कितना? 3D. How much is left behind? How much is left behind? Oh, wait. How much is left behind? Count karo electrons and tell me how much is left behind. How many electrons are left मैम behind? मैम 1 electron. 3 electrons. मैम 3 3 या 1? Count 4s2 करो। 4s1 and 3d1. Yes, 4s2 and 3d1. Can you follow? Yes. Yes. 20 तक तो तुमने किया ही है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो अब who is the valence shell? Who is the valence shell? मैम 4s2 4। 4s2. तो अगर उसमें से पहले कितने इलेक्ट्रॉन्स निकालोगे? सिर्फ एक निकालोगे, तो इट विल बी 3d1 एंड 4s1। ठीक है, अब 4s के पास इलेक्ट्रॉन है, हाँ मैम है। 4s पहले लिखना होता है ना? अरे तो लिख Yes, लेना, ma'am, आपने मैंने तो कहा तुमको 3D1. मैम बैलेंस अच्छा के वे ऐसा में गलत नहीं, मैम ऐसा गलत नहीं है मतलब लिखना। नहीं, ठीक है, वो के हिसाब से लिखोगे तो 4s1 पहले, 4s2 पहले आएगा, 3d1 बाद में लिखोगे। ठीक है, ओके ओके, अभी तुम्हें समझाने के लिए मैंने ऐसा लिख दिया। नाउ टेल मी, अभी भी हम 4s से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं? Yes. यस मैम। ठीक है, और फिर
अगर अब 4s के पास इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, फिर भी हमें एक निकालना है, तो फिर हम मैम लोग D से नोबल स्टेट अटेंड कर लेगा। यस, कैन यू फॉलो दिस? कैन यू फॉलो दिस? यस मैम। और इसमें से सबसे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कौन सी होगी? Sc3+. Yes, ये स्टेबल होगा. That is the reason elements start showing variable valency. Variable valency इसी रीजन से आती है. जैसे कि आयरन को देख लो, आयरन तुम्हें पता है ना वेरिएबल वैलेंसी शो करता है फेरस एंड फेरिक. Yes ma'am. उसका रीजन भी तुम्हें यहाँ से समझेगा. आयरन का एटॉमिक नंबर है 26. लिखो, क्या लिखोगे? मैम यार 4s2 3d6 4s2. तो आयरन बताओ क्या वैलेंसी शो करता है, तुम खुद से बता दो. मैम +2 शो करता है. +2 का2 मतलब है पहले इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से निकलेंगे? 4s से 4s से कितने निकलेंगे? 2 निकल, मैम 4s खत्म हो जाएगा. ठीक है, लेकिन 3d6 होते ही वो रियलाइज करता है कि अगर मैं अपना एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दूं स्टेबल हो तो जाएगा. मेरे पास 3d5 हो जाएगा. 3d5 मींस हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन. यस मैम. हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन मींस स्टेबल. यस मैम, फेरिक हो जाएगा. यस मैम। Yes, and that is why ferric is more stable than ferrous. Ferrous and- देखो ferrous. रेस्ट वगैरह का फॉर्मूला में Fe2O3 लिखा जाता है, FeO कम लिखते हैं ना. रीजन समझ में आया? यस मैम. तो अब वेरिएबल वैलेंसी क्यों आती है, समझ में आई? यस मैम. ठीक है. Did you get all these things? आप बाउल से मैम केवल 30 एलिमेंट कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं? बेटा 30 तक कहाँ करवाया तुमको, तो मैंने पूरे 118 तक करवा दिए हैं. मैम सारे ये हो देखो जाएंगे. ये लिखा है Aufbaus for 118 elements. Even I told you beyond that also. देखो, is it fine? यस ठीक है, लर्न करने का तरीका भी बता दिया तुम्हें. अब मैम फिर ठीक कोई है? भी एलिमेंट मैम मैम, इलेक्ट्रॉन फेरिक, ले सकता मैम, है। हाँ, किसी का भी लिख सकते हो. मैम हाँ, फेरिक बोलो. आयरन से भी ज्यादा स्टेबल है. क्या? फेरिक आयरन से भी ज्यादा स्टेबल है. आयरन तो होता क्या है? मैम Fe. हाँ, तो वो तो रस्टिंग क्यों होती है? क्योंकि वो अनस्टेबल है, तभी तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है. दोनों रिएक्टिव चीजें ओके. हैं. ओके रस्टिंग इसी वजह से तो हो रही है क्योंकि उसको 3d5 कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी. यस मैम. तो अगर वो इलेक्ट्रॉन देना चाहता तो कोई लेने वाला भी तो होना चाहिए. तो लेने वाला कौन आ गया? ऑक्सीजन आ गया, और एयर अबंडेंट है तो इसीलिए रस्टिंग हो रही है. यस अब समझा? तो ये सब उसी चीजों से रिलेटेड है. यस रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? Fe2O3 लिखते हो ज्यादातर. Yes, FeO ma'am. नहीं लिखते हो, Fe2O3 लिखते हो. क्यों लिखते हो? अब समझा? यस मैम. या Fe3O4 लिखते हो. Fe3O4 का मतलब क्या होता है? मिक्सचर ऑफ FeO एंड Fe2O3. ओके. यस मैम लास्ट स्लाइड में जो आपने कॉन्फ़िगरेशन लिखा है मैम वो किस एलिमेंट लिखा है? क्या? लास्ट स्लाइड में जो आपने अभी कॉन्फ़िगरेशन दिखाया था मैम वो किस एलिमेंट का है? कैनेडियम. कहाँ दिखाया था मैंने, बताओ. ये मैम नो मैम इसके पीछे मैम. भाई वो मैम, तो 7S, ऑफबाउस 7P. रूल था, सबका लिख दिया है मैंने एक साथ. तो ऑफबाउस प्रिंसिपल है, सबके लिए है. 118 मुझे लगा एलिमेंट्स के किसी सारे element हैं. हाँ, मैम मुझे लगा किसी एलिमेंट का. नहीं, जहां तुम्हारे इलेक्ट्रॉन स्टॉप हो जाएं, जहां तुम्हारे इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएं, वहां पे तुम स्टॉप हो जाना. जैसे फॉर एग्जांपल आर्गन का 3p6 तक खत्म हो जाएगा, कैल्शियम का 4s2 पे फिनिश हो जाएगा, जिंक का 3d10 पे फिनिश हो जाएगा. ऐसे तुम आगे बढ़ते चले जाओ. यस ठीक है, अभी ठीक है. यस मैम. यस मैम. तो अभी हम लोग इतना ही करते हैं. आई थिंक टुमारो आल्सो वी हैव अ क्लास, सो मोस्ट ऑफ द टाइम टेबल अभी शेयर होगा तो तुम्हें पता चल जाएगा. तो वी विल हैव अ क्लास. तो टुमारोज यस वी विल हैव अ क्लास. तो रेडियल प्रोबेबिलिटी. हाँ, मैम इफ पॉसिबल वीडियो शेयर कर दीजिएगा मैम नेक्स्ट वीक. What? मैम क्या बोल रहे हो? वीडियो. हाँ, आज हो जाएंगे. आई वाज बिजी विद समथिंग विद लास्ट 1 वीक. मैम 7 जुलाई का भी अपलोड कर दीजिएगा. 7 last जुलाई last की पूरे day. जितने Last 27, एक मिनट बेटा, 27 या 28 जून से नहीं पढ़े हैं, वहां से लेकर के 7 तक के सब कुछ अपलोड हो जाएंगे. यस मैम। टुडे Yes, ma'am. नाइट इट Yes, विल ma'am. बी अपलोडेड. ओके.
एक्सक्यूज मी मैम, Thank you, यस मैम n+l जो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स के लिए नहीं लगता ना किसके लिए? मैम? सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम व्हाट इज सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम? आई एम नॉट एबल टू रिलेट। मैम हाइड्रोजन। मैम हाइड्रोजन बेटा हाइड्रोजन लगा मैम दो उसमें n+l रूल वहां पे भी। S2p ओके क्योंकि 1s का सबसे लोएस्ट एनर्जी होता है और 1s पे पहले इलेक्ट्रॉन जा रहा है, हर जगह लगा वो तो। इज इट फाइन मैम नाउ? सिंगल इलेक्ट्रॉन में अगर n की वैल्यू सेम हो तो क्या n की वैल्यू सेम हो? भाई एक इलेक्ट्रॉन है, मैम सबसे हाइड्रोजन में लोएस्ट अगर n की वैल्यू एनर्जी। बोलो अब, मैं ओवरलैप कर गई थी वॉइस। नहीं मैम ठीक है ठीक। अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो सबसे लोएस्ट एनर्जी किसके पास है? 1s सब शेल के पास है, तो वहीं तो जाएगा। ठीक है अभी? यस So I'm ending the session for now. Thank you, ma'am. everyone. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.